फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है ई वे बिल। देखो, ई वे बिल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक है प्लस वे बिल है, इन दोनों को मिला के बन जाता है आपका ई वे बिल। अब सबसे पहले आप ये समझो कि ये वे बिल क्या होता है। वे बिल का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब भी हम गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास रखते हैं और ट्रांसपोर्टर हमको एक रसीद, एक एक्नॉलेजमेंट बना के देता है, और जो रसीद एक्नॉलेजमेंट हमको ट्रांसपोर्टर ने बना के दिया उसको बोला जाता है वे बिल। और अब ये वे बिल हो चुका है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक। तो पूरा टर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब सर, ई वे बिल क्यों बनाना है, आखिरकार ई वे बिल की क्या जरूरत है? तो यार, जीएसटी आने के बाद फायदा तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा जीएसटी आने के बाद एक ये हुआ था कि जो बार बार आपकी गाड़ी की चेकिंग होती थी, हर चेक पोस्ट पे आपकी गाड़ी को रोका जाता था और गाड़ी चेक की जाती थी, उसको अब कम तो करना पड़ेगा। तो सर, उसको कम करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाए, किसका? ई वे बिल। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो या तो सप्लायर या रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अब मूवमेंट किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या आप जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे अलग अलग रीजन होते हैं। अब या तो सप्लायर जनरेट करेगा, या तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, या तो रेसिपिएंट जनरेट करेगा, तीनों में से किसी एक को जनरेट करना पड़ेगा। जनरली जो मूवमेंट ऑफ द गुड्स कॉज करेगा उसे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब ये ई वे बिल कौन से फॉर्म में बनता है, किसको बनाना पड़ता है, और कब ई वे बिल से आप ब्लॉक हो जाओगे, आपको बनाने नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं इस रिवीजन लेक्चर में। सबसे पहले ई वे बिल का फॉर्म जीएसटी EWB 01 ई वे बिल के पोर्टल पे आपका ये बन जाएगा। अब जो भी हमारा ट्रांसपोर्टर है उसको कंपलसरी ई वे बिल कैरी करना है जब वो किसी भी कंसाइनर का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। अब सर, हर केस में ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता। ई वे बिल आपको बनाना है अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा है। तो अगर आपका गुड्स का कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना है। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या? कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू आपने सेक्शन 15 में निकाली, इडियट्स को ऐड लेस करके। अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको जब कंसाइनमेंट वैल्यू निकालना है तो CGST, SGST, IGST, UTGST कंपनसेशन सेस, इसको भी ऐड करना पड़ेगा और एग्जेम्प्ट गुड्स को हटाना पड़ेगा। ये एडलेस करने के बाद अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा आ रही है तो फिर आपके ऊपर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा आपको कह रहा हूं कि जो हमारे गुड्स हैं वो 40,000 के जा रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी है 28%, और जो हमारे एग्जेम्प्ट गुड्स है वो 10,000 के जा रहे हैं। अब ई वे बिल बनाना है या नहीं, सबसे पहले आप टोटल कर दो, 40,000 और 10,000 50,000। अब 28% का जीएसटी, ये 28% किसका? 40,000 का। तो 40,000 का 28% 11,200, टोटल हो गया 61,200। इस 61,200 में से आप माइनस कर दो एग्जेम्प्ट गुड्स, तो हो गया 51,200। अब ये 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा।
आपको भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन करना है। आप ऐसा नहीं करोगे 40,000 प्लस 28%, क्योंकि ICAI ऐसा प्रेजेंटेशन करता है, पहले वो जोड़ता है फिर GST जोड़ता है, उसके बाद आखिरी में वो एग्जाम गुड्स को माइनस कर देता है। तो क्योंकि 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो देखो यार, ई-वे बिल कब बनाना है? जब आपका गुड्स का कंसाइनमेंट वैल्यू किससे ज्यादा हो? 50,000 से ज्यादा हो। अब ये जो 50,000 की लिमिट है, ये दो जगह पे देखने की जरूरत नहीं। मतलब ये दो जगह पे अगर 1 रुपए का भी गुड्स इधर उधर हो रहा हो तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, तो जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है और वो भी इंटर स्टेट ट्रांसफर है, मतलब प्रिंसिपल कोई दूसरी स्टेट में लोकेटेड है और जॉब वर्कर कोई दूसरी स्टेट में लोकेटेड। दूसरा, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, याद करो रजिस्ट्रेशन चैप्टर मैंने आपको बताया था, अगर इंटर स्टेट आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत मशीन यूज हो तो चलेगा, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से क्रॉस हो जाए। बट लॉ मेकर बोलता है रजिस्ट्रेशन भले मत लो पर आपको ई-वे बिल तो बनाना पड़ेगा। तो अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अच्छा हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो ठीक है, पर दोनों केसेस में क्या है? इंटर स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कर रहा है तो 50,000 की लिमिट लगेगी, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स में भी इंट्रा स्टेट में 50,000 की लिमिट लगेगी। पर अगर इंटर स्टेट है तो वहां पे आपको कोई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर ई-वे बिल कब जनरेट करना है? इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स, और जब आपकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा। मूवमेंट सर सप्लाई के रिगार्ड्स में भी हो सकता है, मतलब हमने गुड्स को मूव करा बेचने के लिए, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर। कंसाइनर ने अपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए, ट्रांसपोर्टर ने गुड्स कंसाइनी को दिए। ये जो गुड्स का मूवमेंट हुआ है, दिस इज फॉर सेलिंग पर्पस। कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसके लिए हुआ है हमारा गुड्स का मूवमेंट। पर जरूरी नहीं है, कभी कभार अदर देन सप्लाई भी मूवमेंट होता है। हम गुड्स भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स बेचा नहीं था, भेजा था। उसके बाद थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसको आप ध्यान से समझना, एक है हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन और एक है हमारा रजिस्टर्ड पर्सन। हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है पर हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब क्या इस केस में भी ई-वे बिल बनाना है? इस केस में भी ई-वे बिल बनाना है अगर गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। पर सर कौन बनाएगा? तो लॉ मेकर बोलता है हम तो ऐसा मानेंगे कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज कॉज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब गुड्स का मूवमेंट किसने कराया है? रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स का मूवमेंट करवाया है, तो फिर ई-वे बिल इसको बनाना पड़ेगा। तो देखो अगला पॉइंट यही है सर, हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो रेसिपिएंट कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट। अब सर ई-वे बिल जब बनाना रहता है तो दो पार्ट रहते हैं। फॉर्म है GST EWB 01, इसके दो पार्ट रहते हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। पार्ट ए में सप्लायर और रेसिपिएंट की डिटेल आती है और पार्ट नंबर बी में हमारे ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। अब सर सप्लायर रेसिपिएंट इनकी क्या क्या डिटेल आएगी? सारी डिटेल आएगी ना राजा। सप्लायर का GSTN, रेसिपिएंट का GSTN, प्लेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट का नाम, पिन कोड, फिर डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN गुड्स, ये सारी चीजें आएगी। और ये किसको फर्निश करनी पड़ेगी? दिस हैज टू बी फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करा रहा है। अब पार्ट बी में राजा ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बेटा ये गाड़ी वाला वो गाड़ी वाला नहीं है जो गाड़ी वाला आप सोच रहे हो, ये गाड़ी वाला वो गाड़ी वाला है जो गाड़ी वाला आप सोच नहीं रहे हो। कौन सा गाड़ी वाले की मैं बात कर रहा हूँ सर? मैं ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा हूँ, मैं जीटीए वाले की बात कर रहा हूँ, जो दूसरों के माल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका काम वो कर रहे हैं। तो अब सुनो ध्यान से, ट्रांसपोर्टर को क्या क्या डिटेल डालनी है? ईआरएन नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, व्हीकल नंबर। तो ये तो ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ी है उसकी डिटेल जाएगी। अब ये डिटेल पार्ट बी की सर किसको भरनी है? जनरली ये डिटेल ट्रांसपोर्टर भरता है। तो कैसा होता है ना, पार्ट ए की डिटेल सप्लायर भरता है जो मूवमेंट ऑफ द गुड्स कराता है, सप्लायर ही रेसिपिएंट की डिटेल भर देता है। पार्ट ए भरने के बाद हम या तो ट्रांसफर कर देते हैं ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को, तो जो फर्दर पार्ट भी भर देता है, या हम ट्रांसपोर्टर से डिटेल ले लेते हैं और सारी डिटेल सप्लायर भर देता है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ पार्ट ए बनाया और पार्ट बी नहीं बनाया? तो अगर सिर्फ पार्ट ए बनाया पार्ट बी नहीं बनाया तो फिर ई वे बिल हमारा वैलिड नहीं रहेगा। ई वे बिल तभी वैलिड रहेगा जब पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट रहेंगे। सर पार्ट ए बनाने के बाद ई वे बिल कितने दिन तक वैलिड रहता है? तो 15 दिन तक ई वे बिल आपका वैलिड रहता है। मतलब पार्ट भी आप कितने दिन तक भर सकते हो? 15 दिन तक आप भर सकते हो। और अगली बात है सर हमारा, देखो यही मैं जो आपको बता रहा था कि पार्ट ए ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर कुरियर एजेंसी भर सकते हैं अगर हमने उनको अथॉरिटी दे दी है। ठीक है सर। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? आइदर कंसाइनर और कंसाइनी। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर गुड्स रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो रेलवे कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं करेगा। इस केस में सारी डिटेल कंसाइनर को ही भरनी पड़ेगी। पर रेलवे को ये इंश्योर कर रहा है कि रेलवे जब तक गुड्स डिलीवर नहीं करेगा जब तक कंसाइनी उसे ई वे बिल नहीं दिखा देता। तो अगर कंसाइनी ई वे बिल दिखाएगा उसके बाद ही रेलवे गुड्स को डिलीवर करेगा। तो सर इतनी सी बात है, या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी, और अगर दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा। देखो, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शेल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। सर अगर 50,000 से कम है तो भी आप ई वे बिल बना सकते हो, वॉलेंटरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बिल टू शिप टू मॉडल देखो, बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है? ए ने बी को ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद ए ने बोला बी एक काम करो, गुड्स दे देना किसको? सी को। अच्छा सर सबसे पहली बिलिंग किसको होगी? तो सबसे पहली बिलिंग होगी, बिल टू शिप टू मॉडल है, एक ट्रांजैक्शन है हमारा बी और ए के बीच और एक ट्रांजैक्शन होगा हमारा ए और सी के बीच। अब इस दो ट्रांजैक्शन में ई वे बिल कितने बनाने पड़ेंगे? दो बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं। गुड्स का मूवमेंट कितनी बार हुआ है? गुड्स का मूवमेंट एक बार हुआ है। तो ई वे बिल भी कितने बनाने पड़ेंगे? एक ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस तो दो हैं, एक जो बी ए को इशू करेगा और एक और इनवॉइस है जो ए किसको इशू करेगा? सी को हमारा इशू करेगा। पर सर गुड्स का मूवमेंट तो एक बार ही हुआ है, गुड्स का मूवमेंट तो यही हुआ है बी से सी तक। तो ई वे बिल एक ही बनाना पड़ेगा, दो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर बी से सी तक मूवमेंट हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ ए, तो या तो ए ई वे बिल बनाएगा या बी ई वे बिल बनाएगा, पर इस केस में एक ही ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा। दूसरी बात, इन्होंने कुछ कुछ रियायतें देके रखी है पार्ट बी के अंदर अंदर। रियायत क्या है? बहुत ही सिंपल रियायत इन्होंने देके रखी है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर यहां पे सपोज करो, यहां पे हमारा कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर, कंसाइनर की प्लेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक अगर 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस या ट्रांसपोर्टर की प्लेस से कंसाइनी तक की प्लेस का 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, तो आपको व्हीकल डिटेल्स को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होता है ना,
बहुत बार बहुत मल्टीपल व्हीकल्स इन्वॉल्व रहती हैं एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब उसमें बात बात ई वे बिल नहीं बनता, ई वे बिल तो एक बार बनता है, बस पार्ट बी में आप व्हीकल डिटेल्स को अपडेट करते जाते हो। पर सर हर बार क्या हम व्हीकल डिटेल्स को अपडेट करें? तो इन्होंने बस इतनी सी बात कही है कि अगर कंसाइनर की प्लेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो ई वे बिल तो बनाना है, बट पार्ट बी में ये 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है तो यहाँ पे भी आपको पार्ट बी में व्हीकल डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर सर ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में अपने गुड्स को इधर उधर कर रहा है तो वापस ई वे बिल नहीं बनाना, पार्ट बी में आप न्यू व्हीकल नंबर डाल देना। सर हम कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं? आपको जब अपडेट करना है करो, सुबह को अपडेट करना है सुबह को करो, चाय पीते टाइम अपडेट करना है चाय पीते टाइम अपडेट करो, शाम को अपडेट करना है शाम को अपडेट करो, रात को सोते टाइम गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर के टाइम पे अपडेट करना है तब अपडेट करो। देयर इज नो लिमिट रिक्वायर्ड, आप चाहो कितनी बार भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है सर, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है। वो जो ट्रांसपोर्टर है ना, अब ट्रांसपोर्टर के एंगल से सोचो तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतने सारे सप्लायर का माल एक ही गाड़ी में जाएगा। अब क्या ट्रांसपोर्टर इतने सारे ई वे बिल संभाल के रखेगा? तो लॉ मेकर ने बोला कि डियर ट्रांसपोर्टर, जितने भी इंडिविजुअल ई वे बिल हैं आप उन सबको कंसोलिडेट करके फॉर्म जीएसटी EWB 02 में एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, तो आपको इंडिविजुअल ई वे बिल कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो अगर ई वे बिल जनरेट हो गया है और बहुत सारे कंसाइनमेंट एक पर्टिकुलर गाड़ी में जा रहे हैं तो इस केस में आपका एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर कंसाइनर कंसाइनी दोनों ने ही ई वे बिल जनरेट नहीं करा, पर जो गाड़ी में माल जा रहा है, जो कन्वेंस में गुड्स जा रहे हैं, उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो फिर उस केस में ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा फॉर्म जीएसटी EWB 01 में, और ट्रांसपोर्टर चाहे तो उसको बाद में कंसोलिडेट कर सकता है। डन, मतलब ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा, कंसाइनर ने नहीं करा, कंसाइनर ने नहीं करा तो भैया ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ए का गुड्स है 20,000 का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बी का गुड्स है 35,000 का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ना तो ए ने ई वे बिल बनाया होगा ना तो बी ने ई वे बिल बनाया होगा। अब ये पूरा गुड्स तो एक ही गाड़ी में जा रहा है ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में, अब ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में कितने का सामान हो गया? 55,000 का। अब क्या ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा? हाँ जी, ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर एग्रीगेट वैल्यू तो कितनी हो गई? 50,000 से ज्यादा। डन, बस इतनी सी बात है। उसके बाद ई वे बिल बनाने के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो जिस दिन जनरेट हुआ डेट ऑफ जनरेशन से आप 24 आवर्स के अंदर अंदर ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, कि ये ई वे बिल आखिरकार कौन सी तारीख तक वैलिड रहेगा। दो बात, एक तो नॉर्मल कार्गो और एक ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो समझते हो आप लोग? ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ये देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये इसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। जैसे आप लोग इतनी सी हाइट है पर इंटर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो बस देखो ना यार ध्यान से, अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर तक है तो ई वे बिल इज वैलिड 1 डे, और अगर 200 से ज्यादा है तो फिर 1 एडिशनल डे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा बोला कि 188 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 200 किलोमीटर तक है, तो ई वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड? 1 दिन। पर मैंने ऐसे बोला 202 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो 200 किलोमीटर का तो पूरा, और बाकी के 2 किलोमीटर के लिए भी पूरा दिन माना जाएगा, तो कितने दिन वैलिड? 2 दिन। आपको करना कुछ नहीं है, इस 202 को 200 से डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट कुछ भी आ जाए
आपको तो हमेशा आगे ही लेके जाना है, डेट इज 2, मतलब 1.5 में भी 2 आएगा, 1.1 में भी आपको कितना 2, क्योंकि सर पार्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फुल इन द होल कैलकुलेशंस ऑफ जीएसटी। सर ये तो समझ में आ गया, पर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो फिर वहां पे आपको 20 किलोमीटर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी चलती है ना, तो फिर 200 किलोमीटर की स्पीड तो फिर मायने नहीं लगती, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कौन सी स्पीड बोल दी है, 20 किलोमीटर की स्पीड इन्होंने यहाँ पे बोल दी है। बोलो बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर 188 किलोमीटर है और ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो 188 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा कितना क्या आ जाएगा, 9.4। अच्छा 9.4 आप तो अपर राउंड ऑफ करो, मतलब कितने दिन के लिए वैलिड हो गया, 10 डेज के लिए वैलिड हो गया। और सर जैसे 202 किलोमीटर है और ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो 202 डिवाइडेड बाय 20, 10.1 आप तो अपर राउंडिंग ऑफ करो, तो 10.1 भी हमारा कितने दिन के लिए वैलिड हो गया, 11 डेज के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो में भी सेम बात है। और अगर मल्टी मोडल शिपमेंट है, मल्टी मोडल शिपमेंट मतलब बहुत सारी व्हीकल्स इन्वॉल्व है, पर जिसमें एक लैग शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का भी है, मतलब एक आपकी शिप भी इन्वॉल्व है, तो मल्टी मोडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो इन दोनों केसेस में आपको 20 किलोमीटर देखना है। एक और चीज, सर वो दिन कैसे गिनने, तो बहुत ही सिंपल, अगर मैंने 15 मार्च को ईवे बिल जनरेट करा और 3 दिन के लिए वैलिड, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 मार्च में 3 दिन जोड़ दो, कब आ गया ये, 18 मार्च। अब ईवी बिल कैसा रहता है ना, रात के 12 बजे तक वैलिड होता है, तो 18 मार्च 19 मार्च, तो ये आईसीएआई का तरीका है लिखने का। तो अभी अगर उन्होंने डेट पूछ ली और उन्होंने बोला भाई हमने 15 मार्च को जनरेट करा, तो आप 3 दिन आपने ये ऐसे फॉर्मूले से निकाल दिए। सपोज करो 600 किलोमीटर है, नॉर्मल गाड़ी है आपकी, तो 15 + 3 कितना, 18 मार्च। अब 18 मार्च के रात के 12 बजे, तो सर तो 19 हो गया, तो आप लिखोगे कैसे, 18 मार्च 19 मार्च, और यहां आप चाहो तो इधर 18 मार्च 19 मार्च में ऐसा भी लिख सकते हो, 12 मिडनाइट। ठीक है, बस इतनी सी बात। फिर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ईवी बिल, जैसे ही सप्लायर ने पार्ट ए भरा, रेसिपेंट को करस्पॉन्डिंगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर रेसिपेंट ने भरा तो फिर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तो सप्लायर को करना पड़ेगा, और सप्लायर नहीं तो फिर रेसिपेंट को करना पड़ेगा। अब सर कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है फॉर दिस पर्पस, तो 72 आवर्स, और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, तो इस टाइम लिमिट में एक्सेप्ट करना है। जैसे ही सप्लायर ने पार्ट ए भरा, रेसिपेंट को दिखेगा, रेसिपेंट को एक्सेप्ट करना है। अब रेसिपेंट को कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है, 72 आवर्स of the details being available to him on common portal or delivery of goods whichever is earlier। क्या सर हर केस में ई वे बिल बनाना है? रूल 138 सबसेक्शन 4 रूल के साथ याद रखना, किसी किसी केस में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। एलपीजी, तो जो हाउस होल्ड या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को गुड्स भेजा, उधर आपको ई वे बिल नहीं बनाना। कैरोसिन ऑयल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं बनाना। पोस्टल बैगेज नहीं बनाना। नेचुरल कल्चर्ड प्योर पर्ल्स सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये तो वैसे ही एक ही स्टोन आपको मालूम है 1-1 लाख 2-2 लाख का होता, तो कोई ई वे बिल नहीं बनाना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर, तो गोल्ड के भाव बढ़ ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, तो ज्वेलरी और ये जो गोल्ड वर्ल्ड के आइटम है ना, इसमें भी ई वे बिल नहीं बनाना। पर ये रियल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, इमिटेशन ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा।
सर करेंसी, अब 50,000 का नोट इतना सा बंडल होता है, 500-500 के नोट डालो, कोई ईवे बिल नहीं बनाना। वो एटीएम की गाड़ी जाती है उधर तो भैया प्रॉपर ऑफिसर का मन मटक गया और उसने एक जेब में रख दिया, तो ये सब में कोई ईवे बिल नहीं बनाना। सब महंगी महंगी चीजें हैं और बहुत ही प्रीशियस चीजें हैं, कोई भरोसा नहीं, चोरी वोरी हो गई तो बाद में तुम्हारे ईवे बिल के चक्कर में हम किसको सुनाए। सर यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स, सेकेंड हैंड गुड्स इधर उधर हो रहे हैं, ओला पे कुछ गुड्स बेच रहे हैं, नहीं बनाना ईवे बिल। आजकल तो मालूम है आपके कपड़े भी बिक जाते हैं पुराने, पता नहीं देश में क्या क्या हो रहा है। कोरल अनवर्कड वर्कड कोरल, तो कोरल डिजाइनिंग जो रहती है काफी महंगी आती है, इस केस में भी ईवे बिल नहीं बनाना। अगर गुड्स आपका बुलक कार्ट में जा रहा है, अगर गुड्स आपका जा रहा है बुलक कार्ट में, दैट इज नॉन मोटराइज कन्वेंस, उस केस में भी ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सर अगर गुड्स कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो स्टेशंस, मतलब अगर गुड्स कस्टम की निगरानी में है, ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पोर्ट से डिपो पे जा रहे हैं, डिपो का मतलब क्या होता है, डिपो का मतलब आप समझो छोटा सा पोर्ट। जनरली क्या होता है ना, अगर सारे गुड्स एक जगह पे उतर जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे डिपो बना के रखे हुए। तो अगर आपके गुड्स कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट से डिपो पे जा रहे हैं या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे जा रहे हैं कस्टम से, ताकि क्लियर हो जाए, ईवे बिल नहीं बनाना है। सर अगर स्पेसिफाइड एरिया में गुड्स मूव हो रहे हैं, नो नीड टू मेक ईवे बिल। सर गुड्स आर एग्जेम्प्ट अदर देन डी ऑयल्ड केक, तो डी ऑयल्ड केक वो गोबर रहता है ना, उससे एक कंपोनेंट एक सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं डी ऑयल्ड केक। तो डी ऑयल्ड केक में तो आपको ईवे बिल बनाना है, पर डी ऑयल्ड केक को छोड़ के कोई भी गुड्स जो एग्जेम्प्ट है ईवे बिल नहीं बनाना। सर वो नॉन टैक्सेबल अल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नो नीड टू मेक ईवे बिल। सर अगर गुड्स शेड्यूल 3 वाले हैं, याद है शेड्यूल 3 नॉट सप्लाई, वहां पे भी ईवे बिल नहीं बनाना है। सर कस्टम के कंट्रोल में है, कस्टम सील, कस्टम पोर्ट, कस्टम के सुपरविजन या कंट्रोल में, नो नीड टू मेक ईवे बिल। सर अगर गुड्स नेपाल और भूटान को टच करके जा रहे हैं या नेपाल भूटान में ट्रांजिट कार्गो आपका जा रहा है, नो नीड टू मेक ईवे बिल। उसके बाद एग्जाम वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। फिर देखो एक सिंपल पॉइंट है, अगर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यूनिट रन कैंटीन्स को कोई गुड्स दे रहा है, देखो पुलिस हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये कैंटीन के सामान जाते हैं, मेस जाते हैं, ये कौन देता है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये यूनिट रन कैंटीन्स को देता है, ये फाइनली कंज्यूमर्स को देता है। अब ये सीएसडी कभी कभार या तो डायरेक्टली यूनिट रन कैंटीन्स को देगा या तो सीएसडी ऑथराइज कस्टमर्स को भी गुड्स दे सकता है, नो नीड टू मेक ईवे बिल। फिर हैवी वाटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, ईवे बिल नहीं बनाना भाई। डिफेंस, ये सब चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, अभी ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, खुफिया बातें, ईवे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो भाई हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है ना, ये माचिस लगा नहीं बनाना है ना, ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में बंदूकें थड़ 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 थड़, तो बंदूकें इधर उधर हो रही है, ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कंसाइनर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नो नीड टू मेक ईवे बिल। खाली कार्गो जा रहा है, ईवे बिल नहीं बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है कंसाइनर की प्लेस से लेकर टोल कांटे तक, वे ब्रिज तक, जहां पे आपकी ट्रक को तोला जाता है, वजन तोला जाता है, तो सर अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है कंसाइनर की प्लेस से वे ब्रिज तक, नो नीड टू मेक ईवे बिल। और वे ब्रिज से वापस कंसाइनर की प्लेस तक 20 किलोमीटर है तो भी ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सर एम्प्टी सिलेंडर्स, खाली घर से जाते थे ना खाली सिलेंडर बचपन में, तो भरा हुआ भैया रख के जाता था, खाली लेके जाता था, नो नीड टू मेक ईवे बिल। ठीक है, इसके बाद सर वो जो पर्सन इंचार्ज है जो गाड़ी चला रहा है, रूम रूम रूम, जो गाड़ी चला रहा है उसको क्या क्या चीजें कैरी करनी है, तो उसको एक तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, ये कैरी करना है।
और जो उसकी गाड़ी है, जैसे फास्टैग का जमाना है, तो उसको गाड़ी के आगे RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाना पड़ेगा, ताकि हम ट्रैकिंग व्रैकिंग कर ले, कहीं भाग तो नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद सर अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो पर्सन इंचार्ज को बिल ऑफ एंट्री भी कैरी करना पड़ेगा, और अगर ई इनवॉइस इशू करा है तो जो QR कोड है उसके अंदर सारी डिटेल है। अब सामने वाले को इनवॉइस लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इफ ई इनवॉइस इज जनरेटेड। ठीक है सर, कमिश्नर साहब चाहें तो आपकी गाड़ी को रोकेंगे, चल रे रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक के आपकी गाड़ी को चेक करा जाएगा, सारे ई-वे बिल चेक करेंगे। वो चाहें तो फिजिकल वेरिफिकेशन गाड़ी का भी कर सकते हैं, सब चेक कर सकते हैं कौन सा ई-वे बिल कहाँ मूव हो रहा है। और एक बार अगर गाड़ी चेक हो गई तो वापस से गाड़ी चेक नहीं होगी, पर अगर शक है, शक, तो अगर शक है तो वापस से भी गाड़ी चेक हो सकती है, पर उसके लिए आपको अप्रूवल लगेगा कमिश्नर साहब का, उसके बाद ही वापस से गाड़ी चेक होगी। सर जब गाड़ी चेक हो गई तो इनको कुछ रिपोर्ट अपलोड करनी है प्रॉपर ऑफिसर को, कि सर सारे दुख दर्द पीड़ा क्लाइंट ही साइन करेगा? ऐसा नहीं। जैसे ही इंस्पेक्शन होगा तो सबसे पहले आपको समरी रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को अपलोड करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट अपलोड करनी है। एक और चीज, अगर आपकी गाड़ी को 30 मिनट से ज्यादा तक रोक के रखा है तो आप चाहो तो प्रॉपर ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हो। तो अगर आपकी गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा तक रोकी गई है तो आप प्रॉपर ऑफिसर की भी कंप्लेन कर सकते हैं। एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन गाड़ी का नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एविजन ऑफ टैक्सेस। इसके बाद सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पे ई-वे बिल ब्लॉक करके रखा है। अगर आपने ये कांड करे हैं, अगर आपने ये सब फ्रॉड्स करे हैं, तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, पर सामने वाला कर सकता है। मतलब अगर सप्लायर ने कांड करा है तो क्या ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है? हाँ जी, ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। मतलब अगर सप्लायर ने कांड करा है तो क्या रेसिपिएंट ई-वे बिल जनरेट कर सकता है? हाँ जी, रेसिपिएंट भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। तो जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, तो जो पाप करेगा पछतावा भी उसी को होगा। वाह वाह सर वाह। तो सर नो पर्सन इंक्लूडिंग कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर तो shall be allowed to furnish the information in part number A, क्योंकि सर अगर आपने ये सारे कांड करें, कौन कौन से कांड, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब कंपोजिशन वाले हूं और 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक टैक्स पे नहीं करा है, क्या आपने जो कंपोजिशन वालों को स्टेटमेंट रहती है वो आपने फाइल नहीं करा है। रेगुलर स्कीम है, आपने 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करा है, और रेगुलर में भी सर एक क्वार्टरली होती है और एक मंथली होती है। तो रेगुलर में या तो 2 टैक्स पीरियड और 2 मंथ्स और क्वार्टर एज द केस मे बी, और आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हो चुका है तो इन केसेस में यू आर ब्लॉक्ड फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, पर सामने वाला ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। इसी के साथ आपका ई-वे बिल का रिवीजन समाप्त होता है। देखो एग्जाम में कुछ 59-58 डेज बाकी है, टाइम बहुत कम है। अब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि यार 8 घंटे पढ़ के मैंने एग्जाम निकाला, हो सकता है उसका माइंड तेज हो, देखो सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पता रहती है, और उस बात में कोई आपको ऐसे गम नहीं खाना है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है, वो बहुत बच्चों को गुमराह करते हैं, यार 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। राजा, हर बच्चे की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जितना तुम्हारे दिमाग में जाएगा तुम उतना ही पढ़ोगे ना। कुछ कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं चीजें दिमाग में याद हो जाती। कुछ कुछ बच्चों को 2 3 4 रिवीजन लगते हैं फिर दिमाग में चीजें याद होती।
अच्छा, आपको भी मालूम है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितना पढ़ना है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछो ना यार, कि क्या मैं सीए इंटर के लिए सफिशिएंट पढ़ाई कर रहा हूं। अगर हाँ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आ रहा है ना, तो लग जाओ ना यार मेहनत पे। देखो, जब पास होगे ना तो बहुत खुशी होगी, आपको तो खुशी होगी, फिर आपको जिसने पढ़ाया है, जिस भी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया उसको भी बहुत बेइंतहा खुशी होगी। और आपके माँ बाप, उनसे बढ़कर कौन है इस दुनिया में। और इस बेटा, दुनिया बहुत गूंगी दुनिया है। आपको लग रहा है ये आपका दोस्त है, पास होने के बाद ये अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाओगे। तो देखो, आज अगर आपको किसी की जरूरत है या उसे आपकी जरूरत है, तो वो आपको बोलेगा भाई 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 मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरे को ये समझा दे, मेरे को ये समझा दे। बहुत केसेस मैंने देखे हैं, लड़का लड़की को समझाता है, लड़की पास हो जाती है, लड़का फेल हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बात भी नहीं करते। बेटा, मतलब की दुनिया है, इस मतलब की दुनिया में आप पास हो गए। आपको पास होना है, आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो। बी सेल्फिश। सर ये क्या बोल रहे हो? बेटा मैं सच बोल रहा हूँ। बी सेल्फिश। अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है, अभी आपने पढ़ाई को छोड़ के कुछ और करा तो बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार कर तो सकते थे। और पहला अटेम्प्ट कभी भी वापस नहीं आता, जैसे पहला प्यार वापस नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।